एक आदमी के पास मिठाई की दुकान थी। उसका ध्यान काम से अधिक पैसे पर रहता था। अपने काम में सेवा का भाव भी नहीं रखता था। वह मिठाई की दुकान थी केवल पैसा कमाने के लिए। एक बार उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपने तराजू के एक पलड़े के नीचे चुंबक लगा दिया। चुंबक वाले पलड़े पर उसने मिठाई रखी और दूसरे पलड़े पर भार का बट्टा। तराजू लोहे का था, चुंबक उस पर अच्छी तरह चिपकना ही था और मिठाई देने के बाद भी वह अच्छी तरह चिपका ही रहता। मिठाई वाले ने अनुमान लगाया कि इस तरह वह बहुत बचत कर सकता है। तब वह अपनी यह तरकीब हमेशा प्रयोग करने लगा। अधिकतर लोगों का ध्यान भी न जाता इस पर कि मिठाई कम है। हर पर्व त्योहार पर लोग खूब मिठाई लेते। खाने के बाद भी कुछ मीठा चाहिए। अतिथि आए तो और अधिक ही मीठा चाहिए। इस तरह हर घर से लोग मिठाई की दुकान पर आते और अधिक पैसा देकर कम मिठाई लेकर वापस चले जाते। एक लड़के का ध्यान इस ओर गया। उसने मिठाई खरीदी और एक दूसरी दुकान पर जाकर कहा, भैया जरा यह मिठाई तौलिए। मिठाई तौली गई तो वह कम थी। लड़का वापस मिठाई की दुकान पर गया और बोला, मैंने आपसे 2 सेर मिठाई मांगी, 2 सेर का ही पैसा दिया, लेकिन आपने मुझे मिठाई कम दी है, तौल कर देख लीजिए। दुकान वाले ने कहा, तुम खा गए होगे मिठाई और अधिक मिठाई पाने के लालच में फिर यहाँ चले आए हो। लड़के ने कहा, लालची मैं नहीं आप हैं, मुझे अपना तराजू दिखाइए। दुकानदार ने तराजू छूने भी नहीं दिया लड़के को। छीन झपट हुई और लड़के को समझ में आ गया कम मिठाई का रहस्य। फिर उसने एक तराजू और चुंबक खरीदा। वह मिठाई की दुकान के बाहर थोड़ी सी दूरी पर तराजू लेकर बैठ गया और कहने लगा, जादू देखिए जादू, जादू देखिए जादू, 2 सेर मिठाई लेकर आइए और बिना खाए बिना छुए उसे 1.5 सेर में बदलते देखिए, जादू देखिए जादू। कुतूहल में कई लोग उसके पास आए। लड़के ने पहले बिना चुंबक लगाए मिठाई तौली। हर बार वह कम निकलती। फिर लड़का मिठाई वाले पलड़े के नीचे चुंबक लगाकर दिखाता। इस तरह मिठाई वाले की ठगी लोगों की समझ में आती गई। जब बहुत सारे लोगों ने मिठाई वाले का तराजू देखा तो चुंबक भी दिख गया। तब सब लोगों ने मिलकर उसकी खूब पिटाई की और कहा कि अब तुमसे कभी मिठाई नहीं खरीदेंगे। मिठाई वाला रोने लगा, कसम खाने लगा कि अब बेईमानी नहीं करेगा। अपने बाल बच्चों की दुहाई देने लगा। अपने रोजगार की बात कह कह कर रोने लगा। लेकिन सब लोग मुंह मोड़कर चले गए और फिर उसकी मिठाई की दुकान बंद हो गई। कभी न कभी बेईमानी का फल तो मिलना ही था ना। एक राजा था। उसकी सूरत तो अच्छी थी, लेकिन कान वैसे ही थे जैसे गधे के होते हैं। मनुष्य के जैसे कान नहीं थे। बचपन में तो लंबे बालों के बीच छुपे रहते थे वे कान। फिर वह पगड़ी पहनने लगा। पगड़ी में और बालों में उसके कान छुपे रहते। जब वह राजा बना तो मुकुट पहनने लगा। मुकुट और बालों के बीच उसके कान छुपे रहते थे। उसे सजने संवरने का शौक था। वह दर्पण के आगे घंटों खड़ा रहता। सुबह से शाम तक अनेक बार दर्पण के सामने जाता, अपने कान छुपाता और अपनी सूरत सजाता। बचपन से उसके बाल एक ही नाई काटता था। बस थोड़ा थोड़ा संवारना होता उन्हें। बाल तो वह लंबे ही रखता था। नाई राजा की दाढ़ी भी बनाता था। नाई से कहा गया था कि वह किसी को भी यह न बताए कि राजा के कान गधे जैसे हैं। नाई डरता भी बहुत था। राजा से सभी डरते थे। वह तो एक पल में फांसी दे सकता था, तलवार से गर्दन काट सकता था और भी बहुत कुछ कर सकता था। इसलिए राजा से सभी डरते थे। नाई भी बहुत डरता था, इसलिए वह किसी से बात ही न करता था। जाने किस बात में कैसे मुंह से बात निकल जाए। एक बात से दूसरी बात आती है, दूसरी से तीसरी। ऐसे ही बातों बातों में मुंह से सच निकल गया तो। नाई अपने घर में भी बहुत कम बात करता था। किसी के भी प्रश्न का उत्तर अक्सर वह गर्दन हिलाकर ही दे देता या हाँ हूँ कर देता बस। नाई की पत्नी उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। नाई शाम के समय कभी कभी नदी किनारे जाकर अकेला बैठा रहता था।
एक दिन उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे नदी किनारे चली गई। कुछ देर तो वह छुप कर देखती रही नाई को। न तो नाई के पास कोई आया और न ही नाई के मुंह से एक भी शब्द निकला। वह बस लहरों को देखता रहा। तब नाई की पत्नी उसके पास चली गई और उसने पूछा, तुम हमेशा चुप चुप क्यों रहते हो? हमेशा उदास और दुखी क्यों दिखाई देते हो? कोई बात तो है तुम्हारे मन में, कोई दुख तो है तुम्हें, तुम हम लोगों को क्यों नहीं बताते? चलो और सबको नहीं तो कम से कम मुझे तो बता ही दो। यहाँ तो कोई भी तीसरा नहीं है, कोई नहीं सुन रहा। अब तो बता दो कि बात क्या है। नाई से रहा न गया और उसने कहा, मुझे डर लगता है कि कभी मेरे मुंह से सच न निकल जाए। इस डर से हमेशा चुप रहता हूँ। पत्नी बोली, कौन सा सच? बता दो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और कोई सुनेगा भी नहीं। मैं कसम खाकर कहती हूँ, किसी से न कहूँगी, कभी भी नहीं, बच्चों से भी नहीं, सास ससुर से भी नहीं। नाई बोला, राजा के कान गधे के कान जैसे हैं, बस मैं ही जानता हूँ, महल से बाहर इस बात को कोई नहीं जानता। पत्नी बोली, अभी भी यही समझो कि किसी ने नहीं जाना। अपना मन स्वस्थ रखो, कुछ भी बुरा नहीं होगा। वहाँ पास में जो पेड़ था वह तो सुन ही रहा था। एक बार उस पेड़ को काट कर ढोल बनाया गया। राजा के महल में ढोल बजा तो आवाज आई, राजा के कान गधे जैसे हैं, राजा के कान गधे जैसे हैं। राजा ने पूछा, अरे ढोल तुम्हें कैसे पता चला? ढोल बोला, नाई ने बताया। नाई बुलाया गया, पूछताछ हुई। उसने सच बताया कि केवल अपनी पत्नी से कहा, क्योंकि इस सच के मारे कुछ पच नहीं रहा था। राजा के परिवार ने, मंत्रिमंडल ने इस पर विचार किया। नाई ने कहा, महाराज, प्रजा जानती है कि आप एक अच्छे राजा हैं। प्रजा आपकी बहुत प्रशंसा करती है। आपका शासन बहुत अच्छा है। शांति, सुरक्षा, समृद्धि रहती है आपके राज्य में। हो सके तो मुझे क्षमा कर दें। राजा ने राजगुरु से पूछा। राजगुरु ने कहा, जनता को तो अच्छा शासन ही चाहिए। राजा के कान जैसे भी हों, जनता उसकी आलोचना नहीं करती। उसे कोई अंतर नहीं पड़ता राजा के कान से। राजा के काम से अंतर पड़ता है, काम से। तब राजा ने नाई को हमेशा चुप रहने का पुरस्कार दिया और अपने कान छुपाने की मेहनत भी बंद कर दी। प्रजा को राजा के कान दिखाई दिए, पर वह तब भी वैसे ही राजा की जय जयकार करती रही जैसे कि पहले से करती आई थी। एक ब्राह्मण था। वह दूसरों के घर में पूजा पाठ करता और जो दान दक्षिणा मिलती उससे अपना घर चलाता। एक बार ब्राह्मण को किसी यजमान ने बैलों की जोड़ी दान में दी। बैल बहुत सुंदर थे और उन्हें देखकर ही लगता था कि खूब खेत जोतेंगे। बहुत दूर तक बैलगाड़ी चला चला कर भी थकेंगे नहीं, इतने मजबूत थे। एक चोर था जिसने ब्राह्मण को सुंदर और मजबूत बैलों की जोड़ी ले जाते देखा था। बैल चुराने के लिए वह एक रात को अपने घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक राक्षस दिखाई दिया। राक्षस ने चोर से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? राक्षस को देखकर चोर डर गया और उसने कहा, मैं पंडित के बैल चुराने जा रहा हूँ। आपको बुरा लगता हो तो नहीं चुराऊंगा। राक्षस ने कहा, अरे नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं तो उस पंडित को खाने के लिए जा रहा हूँ। चलो साथ साथ चलते हैं। वे दोनों साथ साथ पंडित के घर की ओर चल दिए। पंडित अपने आंगन में खटिया डाले सो रहा था। चोर ने कहा, तुम पंडित को तनिक रुक कर खाना, तब तक मैं बैल खोल लूं। मैं सरपट बैलों को दौड़ा ले जाऊंगा। राक्षस ने कहा, नहीं नहीं, तुम उधर बैल खोलोगे तो इधर पंडित जाग जाएगा, फिर वह शोर मचा देगा, लोग आ जाएंगे और मैं उसे खा नहीं पाऊंगा। पहले मैं इसे खा लूं, उसके बाद तुम बैल खोल लेना। चोर ने कहा, नहीं नहीं, तुम जैसे ही पंडित पर हमला करोगे वह चिल्लाएगा और लोग आ जाएंगे, फिर मैं बैल कैसे खोल पाऊंगा, कैसे ले जा पाऊंगा, मेरा काम कैसे होगा? इस तरह चोर और राक्षस में बहस छिड़ गई और उनकी आवाज से पंडित की नींद टूट गई। उसने लेटे लेटे ही दोनों की बात सुनी।
चोर ने देखा कि पंडित की नींद खुल चुकी, अब वह बैल नहीं ले जा पाएगा, तो उसने झट से कहा, पंडित जी, यह राक्षस आपको खाने आया है, मैं तो इसे रोकने इसके पीछे पीछे चला आया हूँ। राक्षस ने कहा, नहीं नहीं, यह चोर है, यह तुम्हारे बैल चुराने आ रहा था, मैं तो इसे चोरी के लिए मना कर रहा था। पंडित ने झट चारपाई से कूद लगाई और पास रखा एक मोटा डंडा उठाकर दोनों पर पिल पड़ा। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी भी लठ लेकर आ गए। चोर और राक्षस पर इतने डंडे पड़े कि दोनों ही 9 2 11 हो गए। जंगल में एक हाथी और एक बंदर आसपास रहते थे। ऊपर ऊपर से तो वे बातचीत करते, लेकिन मन मन में दोनों ही अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझते थे। हाथी को लगता, मैं तो इतना विराट हूँ, बंदर की मेरे सामने कोई हस्ती ही नहीं है, वह तो बस मेरे एक कान के ही बराबर है। बंदर को लगता, हाथी बस दिखने में ही तो इतना बड़ा है, भागता कितने धीरे है, चलता कितने धीरे है, उतने में तो मैं 100 छलांग लगा लेता हूँ जितने में हाथी 2 पैर रख पाता है। क्या फायदा है ऐसे बड़े होने का। एक उल्लू उनकी बातें सुनता तो कहता, तुम लोग बेकार की बातें बहुत करते हो, हमें एक ही जंगल में आसपास ही रहना है, एक दूसरे का साथ दें, यह अच्छी बात होती है। ऐसे फालतू बातों की बहस करने से और पीठ पीछे बुराई करने से अच्छा है एक दिन सीधे सीधे प्रतियोगिता कर लो तुम दोनों, जो जीतेगा उसे सभी अधिक योग्य मान लेंगे। हाथी और बंदर ने पूछा, कैसी प्रतियोगिता? उल्लू ने कहा, इस जंगल के पार जो नदी है उसके दूसरी तरफ दूसरा जंगल है, वहाँ एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ है जिस पर एक सोने का फल लगा है, उस फल को जो भी पहले तोड़ लाएगा वह प्रतियोगिता जीत जाएगा। हाथी और बंदर मान गए और फिर दौड़ शुरू हुई। हाथी तो भूमि पर ही दौड़ता, लेकिन बंदर पेड़ों पर छलांग लगा लगा कर जा रहा था। हाथी के रास्ते में जो पेड़ आते वह उन्हें उखाड़ कर फेंक देता और दौड़ता जाता। हाथी बड़ा था लेकिन भारी था, बंदर छोटा था लेकिन हल्का था। हाथी से कुछ पल पहले ही बंदर जंगल पार की नदी तक पहुंच गया। उसने झट से नदी में छलांग मार दी ताकि जल्दी से दूसरे जंगल में पहुंच जाए, लेकिन नदी की धारा बहुत तेज थी। बंदर अपने को संभाल न सका और लहरें उसे बहा ले गईं। हाथी ने झटपट कूद लगाई पानी में और अपनी सूंड से बंदर को उठा लिया। हाँफते हुए बंदर ने कहा, तुमने मुझे कैसे बचा लिया? मैं तो तुमसे प्रतियोगिता करने चला था। हाथी ने कहा, तो क्या हुआ, हो तो तुम मेरे पड़ोसी ही ना, मैं तुम्हें पीठ पर बिठा रहा हूँ, साथ साथ नदी पार कर लें, फिर प्रतियोगिता होती रहेगी। हाथी की पीठ पर बैठकर बंदर ने नदी पार की, फिर वे आगे बढ़े। सूखा पेड़ भी मिल गया और उसके ऊपर लगा सोने का फल भी दिख गया। हाथी ने सारी शक्ति झोंक दी, पर वह पेड़ को गिरा नहीं पाया, न ही उसकी सूंड फल तक पहुंच पा रही थी। बंदर झट से फल तोड़ लाया और फिर दोनों ने जंगल पार कर लिया। हाथी की पीठ पर ही बंदर नदी के पार हुआ और फिर वे उल्लू के पास जा पहुँचे। उल्लू ने कहा, तो बंदर प्रतियोगिता जीत गया। बंदर बोला, नहीं नहीं, मैं तो जाते समय ही नदी में डूब रहा था, हाथी ने मुझे बचाया और नदी पार कराई। जाते हुए भी और आते हुए भी दोनों बार हाथी ने ही मुझे नदी पार कराई, तो मैं कैसे जीता? हाथी बोला, लेकिन सोने का फल तो बंदर ने ही तोड़ा है। उल्लू ने कहा, यही बात तो मैं तुमसे कह रहा था कि अपनी अपनी जगह सबका महत्व है, सबकी उपयोगिता है, इसलिए सभी महत्वपूर्ण हैं। अकेले अकेले हम सभी अधूरे हैं, मिलजुल कर ही हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि हमारे काम सरल हो जाते हैं सहयोग से। फिर काहे की प्रतियोगिता, काहे की होड़, काहे की तुलना। हाथी और बंदर दोनों ही उल्लू से सहमत हो गए थे।